माइंड में कंफ्यूजन आ रही होगी, ये ड्यू 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 क्या चल रहा है। ड्यू ड्यू का मतलब होता है जैसे कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो कि आपका बकाया रहता है कि आपको पे करना है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की जो कंज्यूम तो कर ली है, हमेशा 2 महीने का बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो 2 महीने के बिल के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी तो यूज कर ली, उसका बिल भी तो देना पड़ेगा ना। रेंट के जो किराए के घर में रह तो लियो, अब रहने के बाद जो सर्विस ली आपने रहने की, उसका चार्ज भी तो देना पड़ेगा ना। दैट मींस आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को आप क्या कहेंगे, ड्यू कहेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 पर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स कि अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सप्लाई क्या होती है, टैक्सेबल इवेंट कब हम अराइज होते हैं, और टैक्सेबल इवेंट आते हुए हमारी टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, 2, 3 हमने सब डिस्कस कर लिया। लिवैंड एंड कलेक्शन का बड़ा हमने, राइट। देन उसके बाद हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था कंपोजिशन स्कीम का, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 6 था हमारा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है टाइम ऑफ सप्लाई। देखो टाइम, किस टाइम हम मानेंगे कि ये सप्लाई हो गई है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, एक मैन्युफैक्चरर के लिए, एक रिसिपेंट के लिए भी। इवन क्योंकि रिसिपेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो टैक्स पेयर होता है, दैट मीन्स एक टैक्स की लायबिलिटी होती है, वो किसके ऊपर होती है, रिसिपेंट के ऊपर होती है, उस बायर के ऊपर होती है जिसने सामान खरीदा है। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम किस टाइम ये मानेंगे कि हमारी सप्लाई हो रही है, और उस जैसे ही उस टाइम को हम कंसीडर कर लेंगे, कंफर्म हो जाएगा हमारा, उसी टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी को फिल करना पड़ेगा। जीएसटी की जो अमाउंट है, जो टैक्स की अमाउंट है, वो हमें गवर्नमेंट के पास सबमिट करवानी पड़ेगी। सो इस चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में हमारे जो लास्ट जितने भी चैप्टर थे, 1 to 6 चैप्टर थे, वो सारे के सारे हमारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 है, ये क्या कह रहा है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। दोनों केसेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे, गुड्स के केस में भी और सर्विसेज के केस में भी। इसके सेक्शन लर्न करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो हम मोस्ट ऑफ कैसे बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऐसे बोलते हैं ना। तो पहले गुड्स आ रहे हैं, देन उसके बाद क्या आ रहा है, सर्विसेज आ रही है, राइट। तो गुड्स पहले आ रहा है, तो सेक्शन जो 12-13 में से इनमें ही आ रहा है, तो 12 और 13 में से पहले कौन आ रहा है, 12 गुड्स का है, 13 सर्विसेज का। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेक्शन भी लर्न कर सकते हो। जैसे कि हम लास्ट चैप्टर से हम करते आ रहे हैं, जैसे कि कंपोजिशन स्कीम हमारा सेक्शन 10 है, और उसके भी आगे फर्दर पार्ट्स है। सेक्शन 9 हमने पढ़ा कि जो कि सीजीएसटी एक्ट के दौरान नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्जेस का था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का था, इन सब के सेक्शंस हमने पढ़े, है ना। और उम्मीद करती हूँ सबको याद भी हो गए होंगे। तो इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर भी सेक्शन वाइज हम इसको लर्न करेंगे, सेक्शन वाइज इसको हम समझेंगे। अभी आ जाता है गुड्स, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 हमारा सर्विसेज के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि अदर केस जो भी हैं, जिनके जो गुड्स और सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, वो कुछ कहते हैं ना कि एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ एक अटपटे केस होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है कि इन केस जब हम सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स की है, चाहे वो सर्विसेज की, किसी भी चीज की है, जब हमारी जो ड्यूरेशंस होती है उनके बीच में रेट चेंज हो जाए, दैट मीन्स पहले 18% था, अब 28% हो जाए, तो कौन सी रेट अप्लाई होगी भाई, टैक्स की। तो उसके ये भी कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। देखो ये जो चैप्टर है ना, वेरी वेरी एंड वेरी, जितना वेरी कहूँ उतना कम है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि नॉर्मली हम सभी चैप्टर्स के अंदर लेते आ रहे हैं अभी तक। तो चैप्टर नंबर है हमारा 7, क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई। अब जल्दी जल्दी आप ना मुझे आंसर देना है, ठीक है। इवन चाहे वीडियो पॉज करनी पड़े, आपको जल्दी से आंसर देना है, क्योंकि हम लास्ट चैप्टर को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको एक सिचुएशन में देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आपको ट्रैवल करना है, ठीक है, आपको दिल्ली से, ठीक है, पंजाब जाना है, और उसके लिए आप क्या हुए, बस के अंदर आपने ट्रैवल के लिए सोचा और आपने क्या किया, बस में चढ़ भी गए। बस में चढ़ने के बाद आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी से सोचिए। ऑब्वियस ही बात है, आप टिकट लेंगे, है ना। अब यहां पर टिकट लिया आपने, टिकट लेने के बदले में आपको क्या देने पड़े, मनी देनी पड़ी, ठीक है, राइट। तो यहां पर इवेंट कौन सा है जिसके कारण आपको किस चीज की सप्लाई हुई है, और देन उसके बाद कंसिडरेशन मूवमेंट हो रहा है। आंसर आ गया माइंड में। इवेंट क्या है कि आप बस के अंदर
एंटर हुए, देन किस लिए एंटर हुए कि आपको ट्रैवलिंग करनी थी दिल्ली से पंजाब के थ्रू, पंजाब के लिए, ठीक है, और आप बस के अंदर ट्रैवल हुए जिसके कारण आपको टिकट लेनी पड़ी, ठीक है, ये सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, जिस टिकट देने के बदले में आपको टिकट मिल गई और उसके बदले में आपको क्या देना पड़ा है, पैसे देने पड़े। तो कहने का मतलब एक टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो, सप्लाई रिसीव कर रहे हैं या किसी को दे रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल इवेंट कहेंगे। अब जब भी हमारा टैक्सेबल इवेंट आता है, क्या लेकर आता है हमारे लिए, मोस्ट ऑफ चांसेस में जब भी टैक्सेबल इवेंट होता है वो क्या लेके आता है हमारे लिए, लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, लायबिलिटी अराइज हो जाती है, और जैसे ही लायबिलिटी अराइज होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, टैक्स पेयर की बनती है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करे। ये हमने 2 केसेस में पढ़ा था। बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसके अंदर सप्लायर टैक्स पेयर होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर हमारा रिसिपिएंट टैक्सेबल पर्सन होता है ना। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था, याद है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का किया था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर हमने किया था अनरजिस्टर्ड पर्सन। याद आया, कुछ याद आया, दैट्स इट। यहां पे यही बात हो रही है। अभी तक हमने पिछला चैप्टर रिवाइज किया है, अब मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूं, एक और सिचुएशन में डाल रही हूं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स लेने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं मेल और व्हाट्सएप नंबर से। उन्होंने मेल की, मान लो, ठीक है, 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को उन्होंने हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि उनको नोट्स चाहिए। चलिए जी, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन कंफर्म हुई, मान लो कि 3 अक्टूबर को, ठीक है, और नोट्स लेने के लिए उन्होंने टाइम लगा दिया। दैट मीन्स मान लो कि हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी, नोट्स दिए उन्होंने, हमने इनको 10 अक्टूबर को, पेमेंट रिसीव हुई मुझे 11 अक्टूबर को, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर कौन सी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, जिसके ऊपर हमारा जीएसटी अप्लाई होगा, जिसके ऊपर हमारे टैक्स की रेट अप्लाई होगी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना कि कब माने, या तो जिस दिन ऑर्डर कंफर्म हुआ, या फिर जिस दिन ऑर्डर प्लेस कर दिया, या फिर मैं कहूं कि जिस दिन ऑर्डर रिसिपिएंट के घर पहुंच गया, या फिर मैं कहूं कि जब रिसिपिएंट ने, बायर ने हमें पेमेंट कर दी, या फिर मैं तब कहूं जब फाइनली उस गुड्स को यूज कर लिया। कंफ्यूजन है ना। तो इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट आया है, गुड्स के रिगार्डिंग भी और सर्विसेज के रिगार्डिंग भी। ओके, गुड्स के रिगार्डिंग सेक्शन हमारा 12 सभी बातें बताएगा गुड्स के रिगार्डिंग, और सर्विसेज के रिगार्डिंग सेक्शन 13 हमें बताएगा। ओके, चलिए हम नोट्स के ऊपर चलिए। तो देखो यहाँ पे ब्रेड का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। ब्रेड, अगर आप एक बेकरी पर्सन है, उन्होंने ब्रेड बनाने, केक बनाने के लिए क्या क्या चीजें खरीदी होंगी, फ्लोर खरीदा होगा, आटा खरीदा होगा, उसके अंदर काफी सारे इंग्रेडिएंट इंक्लूड किए होंगे, है ना। उन सबको खरीदने के लिए उसने पेमेंट भी की होगी, ठीक है, सामान आया उसने पेमेंट की, और उस पेमेंट के अंदर वो जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड था, टैक्सेस के अमाउंट भी इंक्लूड थे, जो कि किससे लेगा वो, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में इंक्लूड नहीं है, वो किससे लेगा, कस्टमर से लेगा। ये सभी बातें हमने पढ़ी ना, है ना। अब यही बात आ जाती है कि ऑर्डर कब दिया था, कब हमें उसको पेमेंट मानेंगे, मतलब ये सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको पढ़ने से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझाया है एज इट इज, इस पिक्चर के थ्रू आप समझ पा रहे होंगे। एक सेकेंड, ओके, ये वाला ठीक है। चलो, पॉइंट ऑफ सप्लाई क्या है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन को बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट इन टाइम व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज डीम्ड टू बी सप्लाइड या फिर प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। वैसे ये जो कंसेप्ट है सप्लाई का बहुत बड़ा है, इसको समझना बहुत ट्रिकी काम है, बट कुछ एक क्राइटेरिया को जो कि डिफाइन किए गए हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के दौरान, सीजीएसटी एक्ट के दौरान, उसको मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, लायबिलिटी ऑफ द जीएसटी। जो जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर। द लायबिलिटी टू पे द टैक्स, किसके ऊपर पे करना है हमें, गुड्स के ऊपर पे करना है, सर्विसेज के ऊपर पे करना है, शैल बी अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। Under the GST, the tax is liable to be paid at the time of supply. It is also
टर्म एज अ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कहेंगे, क्योंकि वो पॉइंट है जब क्या होता है, एक टैक्स को इनवाइट किया जा रहा है, एक ऐसी जिम्मेदारी को बुलावा भेजा जाता है कि हाँ अब आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो पॉइंट ऑफ टाइम है when the goods and services deemed to be supplied and the provided। ये मान लिया जाता है कि या तो आपने गुड्स को भेज दिया है या फिर आपने उसको एक्चुअली में उसको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो द पॉइंट ऑफ टाइम, द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इज अनेबल टू डिटरमाइन द टैक्स रेट, इट्स वैल्यू, द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स, द टाइम ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट। ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको सप्लाई का टाइम नहीं पता होगा तब तक ये जो टैक्स पर्सन है ना, जीएसटी नहीं फिल कर पाएगा। जीएसटी के पर्पज से टैक्स पर्सन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा टाइम ऑफ सप्लाई को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, सर्विसेज के अंदर एंड गुड्स के अंदर। गुड्स का सेक्शन 12 है एंड सर्विसेज का सेक्शन 13 है। सबसे पहले हम गुड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने सेक्शन 10 पढ़ा, उसके भी 4 पार्ट्स थे, सेक्शन 9 पढ़ा, उसके 5 पार्ट्स थे, उसी तरह से सेक्शन 12 के भी हमारे 4 पार्ट्स हैं। अब जैसे हमने सेक्शन 10 सेक्शन 9 का ही ले लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। 9 के 5 पार्ट्स थे ना, तो 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5 ऐसे थे। इसी तरह से सेक्शन 12 के भी 4 पार्ट्स है, 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12 एंड 5। ओके, बट यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर अ फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज समझ चुके हो, जिसके अंदर नॉर्मल सप्लाई होती है, जिसके अंदर जो टैक्स पेयर होता है वो हमारा सप्लायर होता है। सप्लायर दैट मीन्स जिससे आप क्या कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तो दैट मीन्स हमारा जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। आ रहा है समझ में? चलिए, तो यहां पे देखो क्या कहता है कि जो यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम, सी अकॉर्डिंग टू द सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं आपको बता रही हूं, जैसे कि जब भी हम बात करेंगे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखो नॉर्मल का केस है, नॉर्मल के केस में जो टैक्स पेयर होता है, इन बातों को लिख लीजिए क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। नॉर्मल के केस में जो टैक्स पेयर कौन होता है, हमारा सप्लायर होता है। ठीक है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमारा जो टैक्स पेयर होता है वो कौन होता है, रिसिपिएंट होते हैं, दैट मीन्स जिसने सामान खरीदा है। तो यहां पर जब हम सप्लायर टैक्स पेयर होता है यहां पर, तो हम सारी की सारी बातें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। समझ में आ गया? दैट मीन्स जो भी टैक्स पेयर होगा उसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि उसको कब सामान का ऑर्डर मिला है, उसे कब पेमेंट रिसीव हुई है, उसने कब सामान भेज दिया, मीन्स कि सारा का सारा पॉइंट ऑफ व्यू सप्लायर का देखेंगे। अगर बात की जाए आरसीएम की, दैट मीन्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, वहां पर टैक्स पेयर रिसिपिएंट होता है, तो वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू रिसिपिएंट का देखेंगे। मीन्स कि उसको सामान कब मिला, उसने पेमेंट कब की, उसके बैंक के अकाउंट में से कब अमाउंट डेबिट हो गई है, इन सब के बारे में तब देखेंगे जब क्या होगा, आरसीएम का कंसेप्ट लगेगा। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेज। 2 डेट्स पे माने गया है, जैसे कि इश्यू ऑफ द इनवॉइस एंड ड्यू डेट ऑफ द इनवॉइस ऑफ द इश्यू ऑफ द इनवॉइस एज पर द सेक्शन 31। इस कंसेप्ट को समझने से पहले ना आपको सेक्शन 31 समझना होगा। सेक्शन 31 क्या कहता है कि वो बताता है कि कब हमारी ड्यू डेट रहने वाली है, मींस कि वो पॉइंट ऑफ टाइम बताने वाला है कि इतने टाइम तक आपको ये कंडीशनली इशू करना होगा। समझ में आ गया? दैट मीन्स कि मैक्सिमम टाइम लिमिट दे देता है एक सप्लायर को कि इतने टाइम ड्यूरेशन है आपके पास कि आपको इनवॉइस इशू करना होगा। ठीक है, और एक्चुअल में जो इनवॉइस इशू किया है उसकी बात की जा रही है, जो भी पहले होगी उसकी डेट। मान लो जैसे कि नॉर्मल किया है इशू 2 अक्टूबर को, ठीक है, और उसको मैक्सिमम टाइम 30 डेज का मिल रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 31st डेट आने से पहले, 31st डे आने से पहले उसे ये बिल इशू करना होगा, कंपल्सरी है। उसके बाद क्या, तब भी उतना ही टैक्स लगेगा। उससे पहले कर दिया तो थोड़ा सा क्या होता है कि आप निगरानी में आने से बच जाते हैं किसी भी अथॉरिटी की। ठीक है, जो भी डेट पहले होगी उसी पे क्या लगेगा, हम किसको क्या मानेंगे, हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, सबसे पहले हम देखते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस सेक्शन 12 सबसेक्शन 2A के बारे में। क्या कहता है,
ध्यान से सुनना बच्चे, किसके बारे में बात की जा रही है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस को इशू करने की डेट के बारे में बात की जा रही है, जो कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2A की बात की जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द डेट इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और इफ द इनवॉइस इज नॉट इशू देन द लास्ट डेट ऑन विच द सप्लायर इज लीगली बाउंड अंडर सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। आ गया समझ में? अगर आप इनवॉइस इशू करते हैं तो ठीक है, अगर आप इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो सेक्शन 31 आपके ऊपर अप्लाई होगा कि आपको लीगली बाउंड है कि आपको उतना टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा कि उतने टाइम तक आपको ये पेमेंट करनी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने देखा है, एक तो आपको दिया जाता है कि आपको इतनी तारीख तक, जैसे मैं कहूँ कि आज जैसे हमारा बिल आया, ठीक है, आज बिल आया है 28 तारीख है, ठीक है, 28 तारीख को बिल आ गया, आप आज क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। साथ में उसमें ड्यू डेट लिखी होती है, और ड्यू डेट के अगर बाद में पेमेंट करते हो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कम से कम 5 से 10 रुपए क्या हो जाता है, आपके बिल की अमाउंट बढ़ जाती है, एडिशन हो जाती है। दैट मीन्स आपके ऊपर फाइन, पेनल्टी, इंटरेस्ट, कुछ इस तरीके की अमाउंट ऐड हो जाती है ना। इसी तरह से जीएसटी के अंदर भी अगर आप जीएसटी टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी एडिशन अमाउंट हो जाएगी। ये हम केस पढ़ेंगे, ये अदर केसेस के केस में आएगा, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड एंड क्लियर द कंसेप्ट द ड्यू डेट। ड्यू डेट के कंसेप्ट को समझने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या समझना होगा? सेक्शन 31 समझना होगा, जिसके अंदर 4 केस दिए गए हैं। पहला केस क्या दिया हुआ है कि अगर आपकी गुड्स मूव हो रही है, मूव होने के बाद क्या हो रही है? सेल हो रही है, देन उसके बाद कैसे जीएसटी होगा, कब उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, उनकी बात की जा रही है। इन केस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स, गुड्स क्या हो रही है? मूव हो रही है, देन द ड्यू डेट क्या मानी जाएगी? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। जब उसको मतलब सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकाल दिया, उस टाइम हम क्या मानेंगे? उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, या फिर हम ड्यू डेट मानेंगे, उस दिन मान लेंगे, या फिर हम क्या मानेंगे? जिस दिन वो डिस्पैच हो गया होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट ऑफ द गुड्स आर इन्वॉल्व इनवॉइस इशू बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल एंड द डिस्पैच ऑफ गुड्स। पहला केस आ गया जब हमारी गुड्स क्या हो रही है? मूव हो रही है। दूसरा केस आ जाता है कि अगर गुड्स मूव ना हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक मिस्टर एक्स है, यहां पे मिस्टर एक्स है, ठीक है, और यहां मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई, इस मिस्टर एक्स का शोरूम है, ठीक है, शोरूम के अंदर इसका स्टॉक भी रखा हुआ है, और मिस्टर एक्स चाहता है कि मैं इस शोरूम को सेल कर दूं मिस्टर वाई को, ठीक है, वो चाहते हैं स्टॉक भी मैं इसके साथ सेल कर दूं। शोरूम के साथ साथ उसने क्या कर दिया? स्टॉक भी सेल कर दिया। अब उसने क्या किया? उसकी क्या जो स्टॉक है मूव हो रही है? नहीं हो रही ना। तो यहां पर जब गुड्स मूव ना हो रही हो तब क्या मानेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम को, पॉइंट ऑफ सप्लाई को। तो उस टाइम हम मानेंगे कि जब मिस्टर वाई के पास उसका प्रॉपर अधिकार आ जाएगा, दैट मीन्स पोसेशन कंप्लीटली उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई के पास, तो उस टाइम हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मूवमेंट ऑफ गुड्स आर नॉट इन्वॉल्व, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ गुड्स मेकिंग अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, मीन्स की रिसिपिएंट के पास उस टाइम वो अवेलेबल होगी, उस टाइम उसका पोसेशन उसके पास होगा। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है कि इन केस, पहले केस हमने क्या पढ़ा सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग कि मूवमेंट इन्वॉल्व है किसकी? गुड्स की। सेकंड केस हमने क्या पढ़ा कि मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। थर्ड केस हम क्या पढ़ रहे हैं कि मूवमेंट को इन्वॉल्व छोड़ो, क्या पता भाई कंटिन्यूस सप्लाई होती होगी, ये भी तो हो सकता है। इन केस अगर कंटिन्यू सप्लाई है गुड्स की, ठीक है, तो क्या हो सकता है? तब किस उसको मानेंगे हम? जैसे कि बात की जाए किसी भी कमोडिटी की, किसी भी जैसे कि मैं बात करूं वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, पानी की जो सप्लाई आप सबके घर में होती है। अब जो वाटर सप्लाई का जो बिल है क्या आप डेली पे करते हो? नहीं ना। आप कब पे करते हो? 2 मंथ्स का जो वाटर बिल आता है तब पे करते हैं। तो दैट मीन्स आपके पास जो सप्लाई आ रही है वो कंटिन्यूस बेसिस पे है, उस टाइम हम टाइम ऑफ सप्लाई को कब मानेंगे? या तो आपके पास पीरियोडिकल स्टेटमेंट हो,
पीरियोडिकल स्टेटमेंट मतलब क्या है कि आप जैसे कि मैं कहूँ कि आपने इतने क्वांटिटी, आपके पास वाटर आ रहा है, ठीक है, इतने एट द रेट, इसका इतना रेट है, देन उसके बाद आपके पास टोटल अमाउंट का रिसिप्ट आ रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, उसकी बात की जा रही है, समझ गए। या तो वो होनी चाहिए, या फिर मैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि या फिर जो भी सप्लायर है उसके पास उसकी एक्चुअल पेमेंट उसको मिल जाए। क्लियर है? तो यहां पर कहने का मतलब या तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट होनी चाहिए या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होनी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, पीरियोडिकल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट होती है और आपको ये एक्सप्लेन करके बताता है कि आपकी कितनी यूनिट्स है, कितना आपने कंज्यूम किया है, कितना रेट है, इसकी अमाउंट कितनी बनती है, इसके अंदर कितना सरचार्ज है, सेस है, ये सभी चीजें के अंदर इसके अंदर ऑल ऑफ इंक्लूड होती है। देन उसके बाद आ जाती है कुछ एक सप्लाई ऐसी भी होती है जो कंडीशनल होती हैं। कंडीशनल समझते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ क्या होता है हमारे रिलेशन में जो पर्सन होते हैं ना, ये होता है कि अगर आपको समझ ना आए ना तो वापस दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। होता है आपके साथ भी, ऑब्वियस ही बात है, सबके साथ होता होगा। अगर आपको समझ ना आए ना चाहे 10 दिन बाद दे जाना, ऐसा भी होता है ना। तो इस टाइप के अंदर हम पॉइंट ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे? क्या कह रहा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल एंड रिटर्न बेसिस। दैट मीन्स ये होता है कि इफ यू डू नॉट लाइक द आइटम, अगर आपको आइटम पसंद ना आए आप उसको रिटर्न कर सकते हो। बट टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे? या तो वो जो रिटर्न आपका सामान हो जाए, या फिर ये कहे कि कंफर्म हो जाए, अप्रूवल दे दी कि हमें सामान पसंद आ गया, उसी टाइम हम क्या मान लेंगे कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो गया है। अगर मैं कहूं ना तो उसने एक्सेप्ट किया, अप्रूवल दिए आपको, ना ही उसने आपको सामान वापस दिया, दोनों केस आ सकते हैं आपके, है ना। एक तो होता है अप्रूवल दे दी, ठीक है, एक होता है आपको रिटर्न कर दे कि नहीं हमें सामान समझ नहीं आया, एक रिटर्न हो गया। तीसरा केस इसी के अंदर आ जाता है कि ना तो आपको अप्रूवल दी ना ही आपको रिटर्न दिया, तो कब मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई को? तो सप्लायर के पास 6 महीने का टाइम होता है कि वो या तो गुड्स को ये रिप्रेजेंट करे कि उसकी जो गुड्स है सेल हो चुकी है, देन उसको सप्लाई ऑफ टाइम मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, या फिर उसको रिमूवल का कंसेप्ट करके शो कर देंगे। 6 मंथ ऑफ द रिमूवल ऑफ द गुड्स, 6 महीने जब वो गुड्स आपके स्टॉक से बाहर चला जाता है तो उतना ही टाइम होता है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, वो टाइम ऑफ सप्लाई रिप्रेजेंट करके दिखानी होती है। ओके, चलिए तो अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जो कि हमारा नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्जेस के रिगार्डिंग था, जिसके अंदर जो टैक्स पेयर था हमारा सप्लायर था। मैं आपको बता रही हूं जो आपके जो सेक्शन 12 है गुड्स के रिगार्डिंग है, वही मोस्ट ऑफ सेम आपको कंसेप्ट आपको सेक्शन 13 सर्विसेज के अंदर मिलेंगे। तो इसलिए जो सेक्शन 12 है उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, सेम एज इट इज ये कंसेप्ट है वो आपका सेक्शन 13 में भी अप्लाई होने वाला है। ओके, चलिए तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट। देन सेकंड पॉइंट पे पहुंचते क्या लिखा हुआ है, सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अब ये रिवर्स चार्ज बेसिस क्या होते हैं? अगर किसी ने जो प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जो चैप्टर नंबर हमारा 5th था, देखो मैं आपको शो भी करके दिखा सकती हूँ, जो जहां हमने इसको डिस्कस किया था। ये देखो लिवाई एंड कलेक्शन के अंदर हमारा सेक्शन जो 9 है, सेक्शन 9 सब सेक्शन जो 3 है रिवर्स चार्जेस का था और अनरजिस्टर्ड पर्सन का था, जो कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक करते थे। सो सजेस्ट करूंगी एक छोटी सी एडवाइस आप सभी के लिए कि प्लीज प्रीवियस चैप्टर जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टर्म है जो कि प्रीवियस चैप्टर से बहुत ज्यादा लिंक करती है ना। इंट्रोडक्शन जैसे कि हमने पढ़ा, इवन नॉर्मल सप्लाई का जो केसेस है वो थोड़ा बहुत 20-30% हमारा प्रीवियस चैप्टर से लिंक करते हैं। सो सजेस्ट है, एडवाइस है, एक हम्बल रिक्वेस्ट कहेंगे कि आप प्रीवियस चैप्टर जरूर देखें। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इवन आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2013, 2024 एंड 2025 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, चलिए तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो सप्लायर की होती है वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बायर की हो जाती है। दैट्स इट। अगर आप इन डेप्थ देखना चाहते हो तो प्लीज विजिट कीजिए लास्ट चैप्टर के ऊपर। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि इन टैक्स इज पेड टू बी paid by the recipient of the goods and it can be defined as a supply of goods under the reverse charge according to section 12 subsection 3।
अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 पे पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारा रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट आ रहा है। अब इस टाइम हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ जो टाइम ऑफ सप्लाई है गुड्स के, कब मानेंगे। यहां पर आ जाती है आपकी 3 सिचुएशन। अब यहां पर सारा की सारा किसके नजरिए से देखेंगे हम, रिसिपिएंट के नजरिए से देखेंगे। अब मैं कहूं जैसे कि मैंने आपको नोट सेंड कर दिए, तो अब आपके माइंड में जल्दी से सोचिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, ठीक है, और आप सोचो जल्दी से कि आपके ऊपर किन किन क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। एक तो आपको नोट्स मिलेंगे, या फिर आपने जब पेमेंट की होगी, जब आपने नोट्स को एक्सेस किया होगा, कब आप उसको जो टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। ठीक है, आ गया रिकॉल। चलो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। या तो उस दिन मानेंगे जिस दिन हमें गुड्स हमें मिली है, या फिर मैं कहूं कि उस दिन मानेंगे जिस दिन आपने क्या की होगी, रिसिपिएंट ने क्या की होगी, पेमेंट की होगी। या फिर आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, और 30 दिन के अंदर अंदर, दैट मीन्स 31st डे आने से पहले पहले आपको वो डेट ऑफ इनवॉइस क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, जिसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 के अंदर आता है। अब यहाँ पे 3 सिचुएशन मैंने बताई है, तो नॉर्मल सी बात है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3A, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3B एंड सेक्शन 12 सब सेक्शन 3C है ये। ठीक है, अब यहाँ पे जल्दी से पढ़ते हैं, रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। तो नॉर्मल पॉइंट है कि आपको सामान मिल गया, मीन्स कि जो बायर है उसको सामान एक्चुअल में मिल चुका है। डेट ऑफ पेमेंट के अंदर हर कंसेप्ट में जहां पे भी डेट ऑफ पेमेंट आएगी ना, वहां पे हर कंसेप्ट में 2 पॉइंट कंसेप्ट आएंगे, आगे फर्दर डिवाइड होके आएंगे। क्या कि या तो आपने अपनी बुक ऑफ अकाउंट में, देखो, या तो आपकी बुक ऑफ अकाउंट में आपने एंट्री कर दी है, या फिर आपके बैंक अकाउंट से। अब देखो रिसिपिएंट है, उसके बैंक, कभी आपके पैसे कटे हो तो आपने नोट किया कि डेबिट आता है, क्रेडिट आता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसके पैसे कटते हैं तो मैसेज क्या होता है कि योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। जब आपके पैसे कटते हैं डेबिटेड का मैसेज आता है ना, जब आपके पास पैसे आते हैं तो क्या होता है, क्रेडिट का मैसेज आता है। तो अब यहां पे बात की जा रही है रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके तो पैसे कटेंगे ना, तो पैसे कटेंगे तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ओके, तो या फर्स्ट पॉइंट आ जाता है पेमेंट के केस में, विच एवर इज अर्लियर मानेंगे, या तो उसने बुक ऑफ अकाउंट में क्या कर ली हो, एंट्री कर दी हो, या फिर उसका बुक ऑफ अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, सॉरी बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करने का मतलब क्या है, मान लो कि इसने क्या है, चेक से पेमेंट की है। ठीक है, चेक से पेमेंट करने के बाद मैं कह रही हूं कि मेरे, जैसे कि मैंने आज चेक इशू कर दिया है किसी पर्सन के लिए, मिस्टर एक्स के लिए चेक इशू कर दिया है, और ये जो 10 तारीख को मैंने चेक इशू किया और उसने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया 15 तारीख को, 15 तारीख को मेरे क्या हो गए, पैसे कट गए हैं, 3000 रुपए मेरे पैसे क्या हो गए हैं, कट गए हैं। तो मैं कौन सी डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानूंगी, जो भी डेट पहले आएगी। या तो बुक ऑफ एंट्री में एंट्री करने से, मैंने तो इसी दिन कर दी भाई कि मैंने इस तारीख को मैंने इस पर्सन को, श्याम जी को इतने पैसे दे दिए हैं, मैं तो मेरी बुक ऑफ अकाउंट में एज इट इज एंट्री कर लूंगी। बट एक्चुअल मेरे पैसे कब कटे हैं, 15 तारीख को कटे हैं। तो जो भी डेट हमारे पास पहले आएगी उसी डेट को हम क्या मानेंगे, हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। दूसरा केस लेके चल सकते हैं, मैं कहूंगी मैंने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री की है, ठीक है, 10 तारीख को, बट बैंक से पैसे मेरे पहले ही कट गए, मैंने पहले बैंक से पेमेंट कर दी है, देन उसके बाद मैंने एंट्री की है, बैंक से पैसे मेरे 8 तारीख को कट गए, और बुक ऑफ एंट्री में मैंने, बुक ऑफ अकाउंट में मैंने एंट्री कर दी 10 तारीख को। तो कहीं ना कहीं विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आएगा, ये मेरी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। उम्मीद करती हूँ जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेट ऑफ पेमेंट, क्या लिखा हुआ है, द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट की बात की जा रही है ना, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। ओके, एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हैं। डेट ऑफ पेमेंट क्या है आपकी, एक सेकेंड भाई, ओके जी, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, एंटर्ड की है बुक ऑफ अकाउंट में रिसिपिएंट की, जैसे कि मैं कहूं कि मैंने चेक से पेमेंट कर दिया 12 अक्टूबर को, सप्लायर को पेमेंट किया तो मैंने उसी दिन अपनी बुक ऑफ अकाउंट में क्या कर दिया, एंट्री कर दी है। बट जो सप्लायर ने जो चेक है डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर 18 अक्टूबर को, जो भी पहले डेट कौन सी आ रही है, अब जल्दी से आंसर करो फटाफट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये देखना है मुझे कि कितने बच्चे अलर्ट होके वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो
द डेट ऑफ पेमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। चलिए थर्ड पॉइंट आ जाता है जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन सी के अंदर डिफाइन किया गया है कि आपको 30 दिन का समय मिलता है उस इशू करने के लिए, इनवॉइस को इशू करने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, द डेट इमीडिएटली द फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय द सप्लायर 31st day द डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई इन, मैं कह रही हूं जैसे कि आपका सीजीएसटी एक्ट के अंदर, इवन जीएसटी एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर हमने डिस्कस किया कि आपने गुड्स को रिसीव करने का भी देख लिया, किसकी केस की बात की जा रही है इसके अंदर, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात की जा रही है। या तो गुड्स रिसीव हो गया है या पेमेंट रिसीव हो गया है 30 दिन का, इनमें से एक भी डेट आपको टाइम आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कौन सा हम टाइम ऑफ सप्लाई माने। ठीक है, कौन सा हम टाइम ऑफ सप्लाई माने, तो इस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई उसको मानेंगे जब हम क्या नहीं कर पा रहे, जब हम पॉसिबल ही नहीं आपके लिए कि आप टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कर पाए। तो उस केस में क्या होगा, जब भी रिसिपिएंट दैट मींस आपका जो बायर है उसके द्वारा अपनी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री की होगी, उसी दिन हम क्या मानेंगे, आपका टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ऑस मानेंगे। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन केस ऑफ द सप्लाई बाय द वाउचर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या कह रहे हैं कि देखो ये हो गया हमारा नॉर्मल, हो गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हो गया। थर्ड पे पहुंचते हैं वाउचर के द्वारा। अब सबसे पहले ना इस पॉइंट को समझने से पहले आपको वाउचर के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली वाउचर होता क्या है। देखो वाउचर क्या है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, एक टोकन होता है जिसके थ्रू आप शॉपिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप गुड्स एंड आप अपनी सर्विसेज को ले सकते हो। जैसे कि आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे वाउचर मिलता है। और इवन आप जब भी किसी शोरूम के अंदर जाते हैं, जैसे कि हमारे आपकी भी लोकेशन में होंगे, इजी डे था पहले, ठीक है, हमारे यहाँ से तो चला गया भाई। इजी डे क्या है, वहां पर अगर आप रेगुलर बेसिस पे, इवन जैसे मैंने 2-3 बार शॉपिंग की थी वहां से फिर उन्होंने क्या कहा कि मैम आप वाउचर बनवा लीजिए हमसे, जो कि 500 रुपए का बनेगा, और 500 रुपए के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के वैल्यू के लिए आपको ये वाउचर यूज कर सकते हो। मैंने कहा कि 700 की क्वांटिटी तक आप इस वाउचर को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने इवन मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने देखा होगा। अमेजोन और फ्लिपकार्ट का तो बहुत फेमस है। इवन आप किसी भी शोरूम के अंदर जाते हैं तो उस टाइम भी आपको क्या किया जाता है, वाउचर दिया जाता है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे एक जैसे कहते हैं ना आयुष्मान कार्ड, देखा है आपने, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया कि जब भी आप उस सर्विसेज को लोगे तो 5 लाख तक की सर्विस आपको दी जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं वो एक वाउचर का ही टाइप है ना, समझ पा रहे हैं। तो अगर आपकी गुड्स सप्लाई हो रही है वाउचर के थ्रू, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 ये डिफाइन करता है क्या, देखो कि इन केस मैंने कहा कि आपको एक ऐसा वाउचर दिया है जिसके अंदर ये डिफाइन नहीं है कि उससे आप क्या खरीदोगे, उससे ये डिफाइन नहीं है कि आप कौन सा सामान खरीदोगे। आपको ये बोल दिया कि अमेजोन से आपको वाउचर मिला 3000 रुपए का, आपको वहां पे ये डिफाइन नहीं है कि आपकी गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं है, गुड्स को आप पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन से गुड्स को इस वाउचर से मैं खरीद पाऊं। क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदूं, क्या मैं फास्ट फूड खरीदूं, या फिर मैं कहूं कि जो नॉर्मल डेली रूटीन के सामान होते हैं उनको खरीदूं, या फिर मैं क्लोथ्स खरीदूं, या फिर मैं कॉस्मेटिक का सामान। मतलब ये कहने का मतलब कि आपको प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो कौन से तब क्या मानेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई को। और इन केस अगर प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन है, दैट मीन्स ये बताया हुआ है कि हाँ इस 3000 के वाउचर से आप केवल और केवल रिचार्ज कर सकते हैं, आप केवल और केवल कपड़े खरीद सकते हैं, आप केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीद कर सकते हैं। जब आपकी गुड्स आइडेंटिफाइड होती है तो क्या केस होगा, तो यहाँ पे यही बात की गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 इन केस ऑफ द सप्लाई ऑफ वाउचर बाय अ सप्लायर द टाइम ऑफ सप्लाई कैन बी डिटरमाइंड इन 2 फॉर्म। पहली फॉर्म क्या है, अब वाउचर, सबसे पहले वाउचर की डेफिनेशन लिखी हुई है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक टोकन होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक वैल्यू, वो अमाउंट जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है, और उसको आप कभी भी किसी भी टाइम, उसमें एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम की लिमिट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि बहुत सारी अकादमी क्या कर रही है, अकेडमीज जो होती है वो ऐसे
आई कार्ड इशू कर देते हैं कि आप 2030 तक इस एकेडमी की जो सर्विसेज है, फैकल्टीज की सर्विसेज है, आप उसको रिसीव कर सकते हो, है ना। आप मोस्ट ऑफ ये हो गया समझ, आगे समझ में। ओपनली यूज फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। अ वाउचर इज द सर्टिफिकेट और कूपन होता है जो कि रिडीम किया जाता है फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू और डिस्काउंट ऑन अ परचेज। जब हम कभी भी कोई गुड्स सामान उस वाउचर के थ्रू से खरीदते हैं तो हमें एक हैवी डिस्काउंट मिल जाता है काफी टाइम, ठीक है। बात की जाए अगर वाउचर यूज किया जा रहा है उन गुड्स के लिए जिनको आप पहचान पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ऑन द स्पॉट की वाउचर उसके लिए है, तो उस टाइम पॉइंट ऑफ सप्लाई माना जाएगा कि जिस टाइम उसको वाउचर इशू किया है। मैंने कहा कि आपको अमेजोन का वाउचर मिला है दिवाली से पहले और आप दिवाली तक उसको यूज करना है, तो दिवाली से पहले मैं कहूंगी जैसे आपको 12 तारीख को ही क्या मिल गया, वाउचर मिल गया, 12 नवंबर को क्या मिल गया, वाउचर मिल गया, और 20 नवंबर की दिवाली है, तो 12 नवंबर को ही क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। अगर गुड्स क्या हुई, आपकी आइडेंटिफाई हुई। अगर आपकी गुड्स आइडेंटिफाई नहीं हुई तो उस टाइम कंफ्यूजन है कि टाइम ऑफ सप्लाई हम कब माने, तो उस टाइम तब मानेंगे जब वो जो कस्टमर है ना, जिसको वो वाउचर दिया गया है, उस वाउचर का यूज करेगा, उसको रिडीम करेगा। रिडीम का मतलब होता है कि उस पैसे को क्या किया गया है, यूज किया गया है, जो आपको पैसा दिया गया था, जो आपके बैंक के, आपके जो वॉलेट के अंदर वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो उसको अगर जो गुड्स है आइडेंटिफाई नहीं हुई तो द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। बिकॉज आफ्टर द यूज ऑफ द वाउचर वी हैव कंफर्म, हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या थी, राइट। क्योंकि अब मैंने कहा कि आपको ये वाउचर यूज कर लो, आपको वाउचर मिला है, आप किसी भी पर्पज के लिए खरीद सकते हैं, है ना। तो जिन्होंने दिया है उसी को नहीं पता होगा कि आप किस पर्पज के लिए खरीदेंगे, तो यहां पर जो खरीदने का पॉइंट होगा, रिडम्पशन को यूज करने का पॉइंट होगा, उसे हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर है सब? ओके जी। तो यहां पे देखो, इन केस ऑफ द सप्लाई बाय वाउचर है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की जा रही है। या तो वाउचर इशू किया जा रहा है, डेट ऑफ वाउचर की जो इशू की हुई मानी गई, तो तब क्या होगा, जो गुड्स की जो सप्लाई है वो आइडेंटिफाइड है। अगर गुड्स की जो सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन को क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। गॉट इट? चलिए, तो ये भी पॉइंट हो गया, क्या बात है। आई होप सबको इंटरेस्ट बन रहा होगा समझने में। चलिए, तो नेक्स्ट पर्सन पॉइंट आ जाता है रेजिडुअल प्रोविजन, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के अंदर क्या डिफाइन किया। ये सभी पॉइंट्स याद हो गए? चलिए, रेजिडुअल प्रोविजंस के ऊपर भी बढ़ते हैं। क्या कहता है वो? कहता है कि जितने भी सेक्शन हमने पढ़े, हमने नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्जेस का पढ़ा, हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पढ़ा। नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्जेस में किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम हमें कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े? हमने डेट ऑफ, अभी आपको रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट, जिससे थोड़ा सा और जल्दी से याद हो जाएगा। जिसके अंदर हमने ये देखा था कि आपकी, या तो आपको जो इनवॉइस है इशू करना है, ठीक है। अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया उस डेट को मानेंगे, या फिर ड्यू डेट आपकी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगी। ड्यू डेट आपको डिफाइन किया गया था सेक्शन 31 के अंदर, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। मूवेबल गुड्स एंड नॉन मूवेबल गुड्स, कंटिन्यू सप्लाई एंड द सेल ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रूवल एंड द रिटर्न के बेस पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि रिसिप्ट ऑफ गुड्स, आपको गुड्स कब मिल रही है, आपने पेमेंट कब की, एंड इवन 30 डेज का कंसेप्ट आपने डिस्कस किया था। वो भी चलो, उससे भी सप्लाई नहीं हो रही है, तो इनके वाउचर से कर रहे हो। तो वाउचर के केस में हमने देखा कि गुड्स आइडेंटिफाइड है या नहीं है, तो उसके हिसाब से देखा। अगर इनसे हट के कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसके अंदर हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई है कौन सी, तो उस केस में हमारा सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 काम आएगा। क्या कहता है? वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई under the provision of section 12 subsection 2, section 12 subsection 3, section 12 subsection 4, the time of supply shall be deemed to be the date of filing the return and the date of payment of tax. तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर इन सब के केस में हमें डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है क्या, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि हम जीएसटी की रिटर्न कब फिल कर रहे हैं, या फिर हम ये देखेंगे कि जीएसटी की टैक्स की पेमेंट कब कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात की जाए
फाइलिंग द रिटर्न की, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5A की बात करें। अब देखो इसका ना आप चार्ट बना लेना एग्जाम में जाने से पहले। इवन मैं कहूँ कि अब आप जैसे पढ़ रहे हैं ना, नोट्स आप ले सकते हैं, मैंने आपको बताया नोट्स पेड है आपकी बार, क्योंकि ₹9 चार्जेस हमने रखे हुए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं टीम के साथ, और जल्दी से जल्द वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, पेज लेना है जिसके अंदर ऐसे पूरा चार्ट बना लेना है। कहते हैं तो एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे जिसके अंदर क्विक रिवीजन करेंगे इन सभी सेक्शंस की, जिसके अंदर हम विद इन 30 मिनट्स 20 मिनट्स के अंदर पूरा के पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहां पर देखो अगर बात की जाए रिटर्न फाइल करने की, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन ए की में अंदर आ जाता है कि जब हम क्या करते हैं, पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करते हैं तो उस डेट को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर जिस दिन आप क्या कर रहे हो, जीएसटी की टैक्स की पेमेंट कर रहे हो, वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन बी के अंदर डिफाइन किया गया है। ये मान लिया जाएगा कि इस दिन हमने क्या किया है, टाइम ऑफ सप्लाई मानी गई, ठीक है। गुड्स का कंसेप्ट हो गया फिनिश। मजा आया? ऐसा लग रहा है कुछ याद किया है? ऑफ कोर्स, अगर नहीं भी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम आपका ये पॉइंट मुझे समझने है, तो मैं आपको जरूर कोशिश करूंगी कि आपको समझाने की, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। कॉमन जो डाउट्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 किसका है भाई? सेक्शन 13 आपका सर्विसेज का है। किसका है? सर्विसेज का है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि कौन कौन सी लायबिलिटीज जो है, जो कि सर्विसेज को सप्लाई करने पर आती है, वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिटरमाइन करने में हमें हेल्प कर रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13(1). ये हमें एक्सप्लेन करते हैं। फिर आगे इसके सेक्शंस डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है क्या, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्जेस 13(2), सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस सेक्शन 13(3), इन केस ऑफ द सप्लाई बाय द वाउचर सेक्शन 13(4), रेजिडुअल प्रोविजन सेक्शन 13(5). तभी तो कह रही थी कि इस पॉइंट को समझने के लिए ना आपको जरूरी है कि सेक्शन 12 आपको समझना होगा। अब सेम एज इट इज पॉइंट लिखी हुई है, कुछ एक पॉइंट इसके अंदर डिफरेंट है, वो मैं अभी समझा देती हूँ, 2 मिनट के अंदर अपना ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। अब जल्दी से मेरे साथ रिकॉल करो, देखो आपकी अब रिवीजन हो जाएगी जो हमने सेक्शन 12 के अंदर पढ़ा। अब देखो मैंने बताया कि जो फॉरवर्ड चार्जेस के केसेस के अंदर जो टैक्स की लायबिलिटी होती है, जो टैक्स पेयर होता है, वो कौन होता है? जल्दी आंसर कीजिए। दैट्स इट, सप्लायर। गुड। अब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा हम कंसेप्ट देखेंगे कि सप्लायर क्या सोच रहा है, कि उसको ऑर्डर के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई लगाए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई लगाए, उसके ऑर्डर डिलीवरी कंप्लीट करने के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई लगाए, या फिर टाइम पेमेंट रिसीव होने के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई लगाए, कब लगाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब यहां पर ना सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए सर्विसेज के अंदर, कि क्या आपने इनवॉइस टाइमली इशू किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इज इनवॉइस इशू टाइमली? यस या नो? दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है। अगर यस है तो कंसेप्ट अलग होगा, अगर नो है तो कंसेप्ट अलग होगा। तो सबसे पहले जो सर्विसेज के केस में जो सेक्शन 13 है, सर्विसेज के केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के केस में हमें ये आंसर पता होना चाहिए कि क्या आपकी टाइम ऑफ जो इनवॉइस है वो टाइमली इशू हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। अब यहाँ पे ना वो टाइम की बात की जा रही है, तो टाइम क्या होगा, कितना ड्यूरेशन दी गई एक सप्लायर को, कितनी एक मैक्सिमम लिमिट दी गई एक सप्लायर को कि आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। और पहले हम टाइम की बात करते हैं, देन उसके हम यस और नो के बारे में पहुंचेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द इशू टाइम। इशू टाइम की लिमिट की बात की जा रही है। इन केस ऑफ द नॉर्मल एंड फॉरवर्ड केसेस के बारे में अगर बात की जाए तो आपके पास ऑन द स्पॉट, या फिर मैं कहूं कि विद इन 30 डेज, जिस दिन मैं कहूं कि आपने डिलीवर किया है, मान लो 1 तारीख को किया है, तो 30 तारीख
आपकी लास्ट डेट है इनवॉइस इशू करने की, अदरवाइज 31st डेट से पहले पहले आपको मोस्टली ऐसा कर देना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर हैवी पेनल्टी, हैवी टैक्सेस, पता नहीं इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें लग जाती है ना। तो कहने का मतलब अगर फॉरवर्ड केसेस के अंदर है तो आपके ऊपर 30 डेज के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, उसके अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, इनवॉइस इशू करना होगा। अगर मैं कहूं कि जो सप्लायर है वो नॉर्मल एंड फॉरवर्ड चार्जेस से बिलोंग नहीं करता, वो चार्जेस बिलोंग करता है ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने से जैसे कि इंश्योरेंस की होगी, बैंकिंग की होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होगी, एनबीएफसी की होगी। अगर वो इनसे रिलेटेड है तो उसके पास जो इनवॉइस को इशू करने का जो टाइम है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है, 15 दिन और मिल जाते हैं भाई उसको। 15 दिन मिलने का मतलब कि मैक्सिमम टाइम उसके पास है 45 डेज का सर्विसेज जो आपकी इनवॉइस को जनरेट करने का। ठीक है, मैं एक और केस आ जाता है इसके अंदर कि डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में बात की जाए। डिस्टिंक्ट पर्सन याद है, आई होप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके कंसेप्ट के बारे में हमने चैप्टर 6 के अंदर भी डिस्कस किया, चैप्टर 5 के अंदर भी डिस्कस किया था हमने, इवन चैप्टर 4 के अंदर भी आता है ये टैक्सेबल इवेंट के अंदर, सेक्शन 7C ऐसा कुछ सेक्शन था, उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं। वो उसके लिए आप प्लीज चैनल और उस पे चैप्टर नंबर 4 भी देखिए, चैप्टर नंबर 6 भी कहूंगी देखने के लिए। तो अगर ऐसे पर्सन हैं तो उनके लिए क्या टाइमिंग दी गई है, टाइम ऑफ इनवॉइस इज बिफोर एक्सपायरिंग ऑफ क्वार्टर के एक्सपायर होने से पहले, ड्यूरिंग द सच सप्लाई वाज मेड, जिस दिन सप्लाई की बात की जा रही है। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। नॉर्मल के केस में 30 डेज, सर्विस जो स्पेशल प्रोवाइडर है जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफ के केसेस के अंदर आपको 45 डेज मिलेंगे, और डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में क्वार्टर के एक्सपायर होने से पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इनवॉइस को इशू करना पड़ेगा। तब उसी पॉइंट को क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। सेकंड केस आ जाता है कब हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, कि अगर सप्लाई हमारी क्या हो रही है, सर्विसेज की कंटिन्यूअस है, लगातार है, बट कंटिन्यूअस की भी कंडीशन रखी हुई है कि 3 महीने तक लगातार होनी चाहिए। जैसे कि हम केबल की लेते हैं ना, डीटीएच जिसे हम कहते हैं, डिश लगवाते हैं, है ना। और अगर बात की जाए जैसे कि वाईफाई का एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। तो अगर जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, तो ये कंडीशन उनके ऊपर की जा रही है। अगर वो जो सर्विसेज है 3 महीने से ज्यादा है तब ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, अब चलो मैं कह रही हूं कि आपके 3 महीने का आपसे ज्यादा आपने रिचार्ज करवाया होगा, ठीक है, आपका डीटीएच का, आपका मोबाइल का, आपके वाईफाई का, ठीक है। अब यहां पर ये डिफाइन करना होगा कि जो एक तो आ जाता है ड्यू डेट के बारे में, ये भी ड्यू डेट के बारे में है, ठीक है। एक आपकी आपने अपनी जो सर्विस है पूरी नहीं की, बिफोर कंप्लीशन, ध्यान से समझ रहे हैं इस पॉइंट को, क्या कह रहे हैं। ड्यू डेट अगर आपको पता है कि हाँ, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का एग्जांपल दिया ना कि आपको ड्यू डेट पता होती है, अगर आपने उसके बाद पे किया तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस जो पेनल्टी आपके ऊपर लगी है, जो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा है, कि आप उसको पे करें, राइट। तो अगर आपको ड्यू डेट पता है, इफ द ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट इज क्लियरली रिप्रेजेंट है कि आपको इससे पहले करना है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, इशू जो इनवॉइस होगा बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले पहले आपको इनवॉइस को इशू करना होगा। सप्लायर की बात की जा रही है। इन केस अगर आपकी ड्यू डेट कंफर्म ही नहीं है, आपको भी नहीं पता कि आपकी ड्यू डेट कब है, तो उस टाइम हम टाइम ऑफ सप्लाई उसको मानेंगे जब हमारे पास क्या होगी, एक्चुअल पेमेंट रिसीव होगी। सप्लायर की बात की जा रही है, ओके। अगर मैं कहूं कि आपने तो सर्विस दे दी, 3 महीने तक की बात की जा रही थी, बट 3 महीने से पहले वो कह रहा है कि नहीं मैं इस जो सर्विसेज को ना कंटिन्यू नहीं करने वाला, ठीक है। जैसे कॉलिंग की सर्विसेज होती है, आप सिम को पोर्ट करवा देते हो, आप इसको कंटिन्यू नहीं करते हो, ऐसा होता है ना। तो इस केस में ये माना जाता है या तो उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा जिस दिन उसने क्या किया है, अपनी सर्विसेज को पूरे करने से मना कर दिया है, लेने से मना कर दिया है, या फिर उससे पहले की बात की जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, अ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज क्लियरली रिप्रेजेंटेड एंड द विजिबल इन अ बिल। अगर बिल के ऊपर दिखाई दे रही है तो टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। इशू करना होगा आपको इनवॉइस,
सॉरी अभी इनवॉइस की बात करें ना कि टाइम कितना है, तो इशू करना होगा इनवॉइस बिफोर द ड्यू डेट। अगर मैं कहूं कि ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नॉट विजिबल, आपको ड्यू डेट नहीं पता, उस ड्यू डेट का नहीं पता कि आपका कब ड्यू डेट है, कब होने वाली है हमारी लास्ट डेट, है ना, तो इसका मतलब क्या है, अब आपके ना माइंड में कंफ्यूजन आ रही होगी, ये ड्यू 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 क्या चल रहा है। ड्यू ड्यू का मतलब होता है जैसे कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो कि आपका बकाया रहता है कि आपको पे करना है। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की जो कंज्यूम तो कर ली है, हमेशा 2 महीने का बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, तो 2 महीने के बिल के अंदर आपने इलेक्ट्रिसिटी तो यूज कर ली, उसका बिल भी तो देना पड़ेगा ना। रेंट के जो किराए के घर में रह तो लियो, अब रहने के बाद जो सर्विस ली आपने रहने की, उसका चार्ज भी तो देना पड़ेगा ना। तो दैट मीन्स आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को आप क्या कहेंगे, ड्यू कहेंगे। क्लियर है पॉइंट। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका इफ द, एक सेकेंड कहां गया, इफ द सप्लाई इज सीज्ड बिफोर द कंप्लीशन, कंप्लीशन होने से पहले आपने क्या कर दिया, सप्लाई को समाप्त कर दिया, तो क्या होगा आपकी, या तो उस कंप्लीशन के नॉन कंप्लीशन के दिन ही करो या उससे पहले करो। क्लियर है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ये टाइम की बात करते हैं, कितना टाइम एक सप्लायर को मिलता है कि आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, उस टाइम की बात की जा रही थी ना। चलो टाइम कंफर्म हो गया। फॉरवर्ड के केसेस में 30 डे, अगर स्पेशल सर्विसेज दी जा रही है, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हो गया, एनबीएफसी के थ्रू हो गया, तो आपके पास 45 डे का है। डिस्टिंक्ट पर्सन की बार एक्सपायरिंग ऑफ द बिफोर द एक्सपायरिंग ऑफ द क्वार्टर है। अगर कंटिन्यूअस की बात की जा रही है तो 3 मंथ के अंदर अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ड्यू डेट है या पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसके अंदर हम एक्चुअल पेमेंट का दिन मानेंगे। चलो टाइम तो कंफर्म हो गया, चलो जी ठीक है। अगर फिर आ जाता है ऑप्शन कि आपने टाइमली जो आपका जो इनवॉइस है इशू किया है या फिर नहीं किया। अगर टाइमली इशू किया है ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को मानेंगे या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानेंगे। विच एवर इज अर्लियर, वो आपका क्या होगा, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर होगी। समझ में आ गया। या मैं तो कहूं जैसे कि इसके अंदर एक एग्जांपल ले लेते हैं आप, ठीक है, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपका जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं हम। आपने क्या किया, एक सामान खरीदा है कस्टमर से, सॉरी एक सामान खरीदा है दुकानदार से, ठीक है, और आपने सामान खरीद लिया और उस जो दुकानदार है उसने इनवॉइस इशू कर दिया उसी टाइम, ठीक है, इशू हो गया है मान लो 10 तारीख को। आप कहते हो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको कल पैसे दूंगा इसके, ठीक है। पेमेंट उसे रिसीव कब हुई है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब हुई है, अगले दिन। तो विच एवर इज अर्लियर क्या है ये, तो टाइम ऑफ सप्लाई उस सप्लायर के लिए 10 तारीख होगी। ये कब केस है, जब हमारे पास आपने टाइमली जो इनवॉइस इशू किया है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया है। 2 किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी तक, रिकॉल करो बच्चे, सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल एंड फॉरवर्ड केसेस के बारे में। अगर इन केस उसने इनवॉइस इशू ही नहीं किया तो क्या होगा भाई, पेमेंट तो फिर भी मिलेगी ना मिलेगी, बट कंपैरिजन किस में होगा, कंपैरिजन एक तो पेमेंट रिसीव में होगा, एक उसमें होगा जिस दिन आपने अपनी सर्विसेज को अगले पर्सन को दे दी है। दैट मीन्स एक सर्विस प्रोवाइडिंग पॉइंट है और एक आपको रिसीविंग पॉइंट है पेमेंट की, सप्लाई मानेंगे, जो कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 हेड सेक्शन बी के अंदर डिफाइन किया गया, ठीक है। अब यहां पे ना बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको पहले समझा चुकी हूं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के बात को, क्योंकि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के अंदर 2 क्राइटेरिया आ रहे थे ना हर बार, क्या, या तो आपने बुक ऑफ अकाउंट में अपनी एंट्री कर दी है या फिर आपकी बैंक से अमाउंट क्या हो गई है, डेबिट हो गई है। अब यहां पर डेबिट केस कब किसके लिए था, जब हमारे रिसिपिएंट का कंसेप्ट देख रहे थे, याद आया, ठीक है। अब मैं बात पूछ रही हूं आपको सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अकाउंट में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, जल्दी से आंसर दो, क्रेडिट होगा। क्यों, जब भी आपको पेमेंट रिसीव होती है, अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप यहां खड़े हैं, ठीक है, मैं आपको पेमेंट दे रही हूं,
ठीक है, मैंने आपको पेमेंट की है तो आपका बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया है, तो आपका बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बच्चे, है ना। बैंक वालों की लायबिलिटी, जब ये ना थोड़ा सा कंसेप्ट इसके अंदर ना, अगर और समझाने के लिए इसके लिए ऊपर ना वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रही हूँ कि क्यों आपके बैंक अकाउंट क्रेडिट होते हैं, क्यों बैंक अकाउंट डेबिट होते हैं जब आपकी पेमेंट आती जाती है, ठीक है, इसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो यहां पर सप्लायर के पास क्या हो रही है, पेमेंट रिसीव हो रही है तो उसके पास क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। पेमेंट जब जाती है तो क्या हो जाती है, डेबिट होती है। मैसेज हमेशा कभी चेक करके देखना। अब यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, टैक्स पेयर कौन होगा, हमारा सप्लायर होगा। तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसकी बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाए या फिर उसने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री कर दी है, जो भी पहले होगा उसी को क्या मानेंगे, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मानेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इन केस ये जो कंसेप्ट अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सेक्शन 13(2)(a), सेक्शन 13(2)(b), इनके अंदर मैं अगर डिटरमाइन नहीं कर पाई कि मेरी टाइम ऑफ सप्लाई है कौन सी, तो उस केस में वही मानी जाएगी जब क्या होगा, सप्लायर अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री करेगा, उसी डेट को क्या मान लेगा वो, अपनी और एंड द डेट ऑफ डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिट इन हिज बैंक अकाउंट, जो भी पहले होगी उसको मानने जा रहा है हमारी पेमेंट की डेट को, ठीक है। सॉरी, ये कंसेप्ट जो मैं बता रही थी ना कि अगर इन दोनों में से नहीं कर पाए वो अलग कंसेप्ट है, अभी वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही आता है, इसमें नहीं आता, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे इन दोनों के केस के अंदर पेमेंट की बात जो भी मैंने आपको समझाई, बुक ऑफ अकाउंट की एंड सप्लाई के केस के अंदर उनकी बात आपकी जो भी पहले होगी। क्लियर आ गया समझ में अच्छे से। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। देखो सेम है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं हम। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिसिपिएंट की। तो नॉर्मल सी बात है, सारे के सारे जो कंसेप्ट है हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि डेट ऑफ पेमेंट और डेबिटिंग द बैंक अकाउंट, जिस दिन पेमेंट की होगी या फिर मैं कहूंगी उसके बैंक अकाउंट में से बैलेंस है उसका डेबिट हो गया, कम हो गया होगा, या तो उसको मानेंगे या फिर उसके पास 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन हेड सेक्शन बी है। ऊपर हमने हमारे पास कितने टाइम था, 30 डेज का था, अब यहां पे कितना है, 60 डेज का। देखो देखा, देख पा रहे हो यहां पर। अगर गुड्स का केस है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तो आपके पास 30 दिन है, अगर मैं बात करूं सर्विसेज के केस में तो आपके पास 60 दिन है, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है, सप्लाई अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेस के अंदर की बात की जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई उसे मानेंगे सर्विसेज के केस में, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इनटू द बुक ऑफ अकाउंट, या फिर जिस दिन आपके बैंक अकाउंट से बैलेंस डेबिट हो जाए, जो भी पहले होगा, इनमें से भी जो पहले होगा उसको लेंगे। मान लो कि आपकी जो पेमेंट आपने बुक ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री कर दी 10 तारीख को, पेमेंट पहले ही कट चुकी है 8 तारीख को, पहले क्या हो गई है, 8 तारीख हमारी क्या हो गई है, हमारी पेमेंट की हो गई है, तो ठीक है, या तो whichever is earlier या फिर डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इज इट क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस कि वाउचर के बेस पे अगर आपको सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है, जैसे कि हेयर कटिंग की होगी है, मैंने कहा कि आपको एक बड़ा सा सैलून है और उसके अंदर आपको एक वाउचर इशू हुआ है कि जब भी आप इसके अंदर आएंगे उस वाउचर को आप यूज कर सकते हो। रिडीम करने का वही पॉइंट आएगा कि अगर आपको सर्विस प्रॉपरली आइडेंटिफाइड है कि इस वाउचर का यूज यहां करेंगे, अगर है तो क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। इन केस अगर वाउचर को इश्यू करने की मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये कहां यूज होगा, तो हम क्या मानेंगे, रिडम्पशंस के टाइम को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? सेम एज इट इज पॉइंट है, वाउचर की डेफिनेशन दी हुई है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, देन दिस वन, ये कंप्लीट ऐसे दिया हुआ है। रेजिडुअल प्रोविजन के अंदर भी सेम कंसेप्ट है, बस सेक्शन चेंज हो रहा है। क्या है, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 के अंदर कहा गया है कि इन केस आप सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(3), सेक्शन 13(4) को अंदर ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि आपको टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो उस टाइम हम इस पॉइंट को लेकर कंसीडर कर सकते हैं। क्या, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न को, जब हम रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, या फिर हम क्या करेंगे, टैक्सेशन पेमेंट कर रहे हैं, उन दो भी हम क्या मान लेंगे,
हमारा टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब यहाँ पे हमारे दो कंसेप्ट कंप्लीट हो गए, सेक्शन 12 गुड्स का, सेक्शन 13 हमारा सप्लाई का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे कुछ एक अदर केसेस के बारे में जो कि कंसीडर करता है कब हम टाइम ऑफ सप्लाई को मानेंगे, कब हम टाइम ऑफ सप्लाई को नहीं मानेंगे, उनकी बात की जा रही है। तो अदर केसेस के अंदर आपको 3 कंसेप्ट दिए हुए हैं। क्या क्या है? मोस्ट ऑफ कई बार ऐसा होता है कि आपको जो सप्लाई तो कर दी आपने गुड्स की, बट आपको उन गुड्स की सप्लाई, उन सर्विसेज की सप्लाई के रिगार्डिंग आपको एडवांस मिल गया है। ठीक है, एडवांस अगर मिल रहा है तो उस केस में उसके ऊपर टैक्स कब देंगे, वो पॉइंट आ जाता है। एक पॉइंट टाइम ऑफ सप्लाई आ जाती है, किसके द्वारा की गई हो टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी सप्लाई किसके द्वारा की गई हो, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के द्वारा की गई हो, या फिर आपके ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के केस हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अदर केसेस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले एडवांस का केस पढ़ लेते हैं। एडवांस के केस में ना आपको एक सिचुएशन याद रखनी होगी, एक कंडीशन याद रखनी होगी। इन केस आपको एडवांस मिला है अप टू ₹1,000, ठीक है, 1000 तक आपको एडवांस मिला है, उस सिनारियो के अंदर आपको क्या करना है, आपको देखो क्या लिखा हो, पेमेंट रिसीव इन एडवांस इन गुड्स और सप्लाई, दोनों का कंसेप्ट है इसके अंदर। अगर अमाउंट रिसीव हुई है अप टू ₹1000, देन सप्लायर के पास ऑप्शन है कि किस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि या तो वो पेमेंट रिसीव डेट को मान ले टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को मान ले, जब भी उस प्रोडक्ट की जिसके नाम पर आपको एडवांस मिला है ना, उस प्रोडक्ट का आपने क्या कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया, या तो उसको मान ले, या फिर जिस दिन आपको ये एडवांस मिला है उस दिन मान ले। दैट मीन्स या तो पेमेंट रिसीव को मान ले, या फिर जिस दिन प्रोडक्ट का इनवॉइस आपने इशू किया है उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई मान ले। आपके पास प्रॉपर ऑप्शन है, किसके पास, सप्लायर के पास। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस, आप इनको ना नोट्स में से पढ़ लेना, ठीक है, एज इट इज मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको समझिए जल्दी से। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ द सप्लाई बाय एसोसिएटेड पर्सन। एसोसिएटेड पर्सन, इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ने से पहले ना आपको एसोसिएटेड पर्सन का मतलब समझ में आना चाहिए। एसोसिएटेड पर्सन का मतलब होता है जब इनके जो आपके जो सप्लायर होता है, जो आपके रिसिपिएंट होते हैं, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, चाहे वो बिजनेस के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या फिर आपकी पार्टनरशिप हो, या फिर आपके बीच में एक चैन बनी हो, या फिर मैं कहूँ कि आपका उनके बीच में एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल रिलेशनशिप है जिसके कारण आप एक दूसरे के ऊपर क्या कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। दैट मीन्स हर कंटेंट्स में ये अलग अलग है। देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, अकाउंटिंग की टर्म में जो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया। अगर इस तरीके का आपको रिलेशन नजर आ रहा है, एसोसिएटेड पर्सन के द्वारा अगर सप्लाई हो रही है, तो क्या मानेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई को, हम रिसिपिएंट की बात मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेके चल रहे हैं, जैसे यहां पर ये पर्सन है सप्लायर, ठीक है, और यहां पे है ये बायर। जो आपका सप्लायर है ये आपका आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया, और ये जो बायर है आपका विद इन इंडिया है। अब यहां पर सारी की सारी जो टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट लेकर चलेंगे, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि यहां पर हम किसका कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का चल रहे हैं। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यहां पर सप्लायर का पॉइंट ऑफ व्यू, रिसिपिएंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखते थे, है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या मानेंगे, शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट, या तो उसने जिस दिन बैंक अपनी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली है, या फिर उसका जो बैंक अकाउंट है, सॉरी, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, या फिर डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन उसने पेमेंट की होगी। दैट मीन्स डेबिटिंग का पॉइंट आ जाता है। जो भी पहले होगा उसी को क्या कंसीडर कर लेंगे, हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। ये दोनों के केसेस में है, गुड्स एंड सर्विसेज के केसेस में। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एडिशन इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई का मतलब क्या है कि जो आपकी अमाउंट बन रही थी ना टैक्स की सप्लाई के ऊपर, वो तो आपको देनी पड़ रही है, पर उसके साथ साथ आपको कुछ और अमाउंट भी देनी पड़ रही है, लिटिल अमाउंट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया था ना, याद है, मैंने कहा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो 1000 रुपीज आया है।
अगर आपने ड्यू डेट से पहले किया, यहां पे लिखा होता है बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है 1040 रुपये। अब यहां पर एडिशन कितना हुआ है? 40 रुपये। ठीक है, अब इस एडिशन ये क्यों हुआ है, ये किस फॉर्म में हो सकता है? या तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा, या तो आपके पास लेट फी लगी होगी कि आपने लेट दिया है, या फिर उनको कहीं ना कहीं नाम दे सकते हैं पेनल्टी दी है ना, कहीं ना कहीं आपको एक पनिशमेंट दी जा रही है। तो इस सेक्शन में यही बोला गया है। अगर बात की जाए सर्विसेज के रिगार्डिंग, सर्विसेज में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 है। ठीक है, और गुड्स की बात की जाए तो सेक्शन के अपोजिट हो गया है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 है। क्या कहते हैं? द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेटेड टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय द वे, इंटरेस्ट के कारण, लेट फीस के कारण, पेनल्टी के कारण, या फिर कुछ और चार्जेस के कारण, जिसके कारण जो सप्लायर को रिसीव होती है ये एडिशनल वैल्यू, और जो कि उसको पे करनी पड़ती है। ओके, दोनों के केस में समझ में आ गया? क्लियर है? अब हमारा देखो कौन सा पॉइंट रहता है। अब हमने एक सेकेंड, हमारे ये सभी पॉइंट हो गए हैं 1 2 3 4, एंड देन लास्ट पॉइंट हमारा रहता है, इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं, देन हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। देखो क्या कहता है कि इन केस आपका जो रेट है, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ, देन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको यहां पर ना आपको 3 पॉइंट लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, आपके लिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखो, एक लेके चलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, एक लेके चलते हैं इनवॉइस इशू, एक लेके चलते हैं पेमेंट रिसीव और टाइम ऑफ सप्लाई। अब यहां पे देखो 3 क्राइटेरिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, अब यहां पे ना किसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे वो समझने से पहले इसको समझ लेते हैं कि रेट चार्जेस का मतलब क्या है, रेट के अंदर चेंजेस का मतलब क्या है। सॉरी, अब देखो आपके गुड्स आपने सप्लाई की थी 2 अक्टूबर को, उस टाइम जो गुड्स के ऊपर जो चार्जेस थे, रेट था टैक्स का, वो 18% था। ठीक है, 4 दिन के बाद आपने क्या कर दिया, उस गुड्स को इनवॉइस इशू किया, देन फाइनली आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, वो 6 अक्टूबर को आपने की। ठीक है, तो उस टाइम उसका जो रेट है वो बढ़ के 28% हो गया। तो सप्लायर के माइंड में ये कंफ्यूजन है, मैं किस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानूं। ठीक है, दैट मीन्स सप्लाई मतलब कंप्लीट होने तक, मतलब पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होने से तक उसके बीच में ही क्या हो गया है, जीएसटी की जो रेट है वो फ्लक्चुएट हो गई है। अब वो फ्लक्चुएट हुई है तो किस रेट से वो क्या लगाए, टैक्स लगाए, ये कंफ्यूजन सप्लायर के माइंड में है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आपको याद करनी होगी। अब देखो ये 3 है, 3 में 2 कोई भी चीज अगर एक साइड होगी और एक साइड है तो किसका पलड़ा भारी आपको नजर आ रहा है? ऐसे जैसे कि हम तराजू में तोलते हैं ना, ऐसे कोई भी फ्रूट्स हो गया या फिर मैं कहूँ कोई भी वेजिटेबल्स हो गया, उनको जब आप तोलते हैं तो जिस तरफ पलड़ा भारी होता है उसी तरफ को क्या मानते हैं आप, उसी को हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। मान लो कि इनवॉइस इशू हमारा एक तरफ है, ठीक है, और पेमेंट भी हमारी एक तरफ है, और ये गुड्स सप्लाई हमारा एक तरफ है, तो इस टाइम इनको मानेंगे हम टाइम ऑफ सप्लाई। इनके बीच में कंपैरिजन होगा। समझ में आ गया? ठीक है, वैसे जो गुड्स सप्लाई एंड सर्विसेज ये है ना सप्लाइड का कंसेप्ट, ये टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर उसमें हेल्प नहीं करता, टाइम ऑफ सप्लाई इसके ऊपर डिपेंड नहीं होती, बट कहीं ना कहीं इस तराजू को तोलने में हमें मदद जरूर करेगा कि किसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो एक आपके लिए एक टेबल बनाई हुई है कि क्या कि व्हाट विच रेट टू बी अप्लाइड, कौन सी रेट को हम मानेंगे। मान लो आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज अप्लाई हुई है पहले 2 अक्टूबर मान लेते हैं, आपने इनवॉइस इशू किया 6 अक्टूबर को और आपकी पेमेंट भी रिसीव होगी 8 अक्टूबर को। अब पलड़ा किसका भारी है, इनका भारी है, मींस कि यहां पर रेट सेम थी 18% और यहां पर आते ही इसकी क्या हो गई है, डेट चेंज होते ही आपकी 28% हो गई है। दैट मीन्स जो भी काम आपका जिस पलड़े में होगा, दैट मीन्स अब आपका क्या है, यहां पर
इसको ना एक ऐसा टाइम लाइन बना लीजिए, ठीक है। ये है 18% का क्राइटेरिया, ये है 28% का। जितने भी काम अगर इसमें होंगे, 2 कैटेगरी इसमें आ गई तो इसको मानेंगे, इसकी रेट अप्लाई होगी। अगर इसमें 2 क्राइटेरिया आ गए तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अब यहाँ पर देखो 2 चीज किसकी तरफ है, 28%, तो रेट कौन सी लगेगी, 28% की लगेगी। तो कंपैरिजन किस में होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। कब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, कब हम क्या कर रहे हैं, इनवॉइस को इशू कर रहे हैं, इन दोनों के कंपैरिजन करेंगे, विच एवर इज अर्लियर, वही क्या मान लेंगे हम, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और रेट हमारी वही लगेगी जिसके एरिया के अंदर ये ज्यादा है। ये भी तो हो सकता है भाई, सप्लाई पहले कर दिया है, हो इनवॉइस बाद में इशू किया है, बट पेमेंट भी बाद में आपको रिसीव हुई, पहले रिसीव हो गई है, इनवॉइस भी पहले ही कर दिया, बट आपने गुड्स की सप्लाई बाद में की है। अब देखो ये है क्राइटेरिया, ये है 18% का और ये है 28% का। अब देखो 28% में 2 बंदे आ रहे हैं, 2 कैटेगरी आ रही है, तो इशू इनवॉइस करने की, एक हमारी पेमेंट रिसीव करने की। सॉरी यहाँ पे ना ये एक सेकेंड, यहाँ पे 18% आएगा क्योंकि बिफोर का केस है यहाँ पर, और यहाँ पे 28% आएगा क्योंकि आफ्टर का केस है। तो इस टाइम हमारे पास 18% लगेगी, सेम एज इट इज। जब भी ये दोनों एक साथ होंगे ना, इनवॉइस ऑफ इशू एंड पेमेंट रिसीव्ड, तब हम इन दोनों के बीच में ऐसे कंपेयर करेंगे, जो भी पहले आएगा उसको हम डेट ऑफ सप्लाई मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है। अब सिंपल कंसेप्ट रह गए हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो सप्लाई है कहीं ना कहीं हमारी टाइम ऑफ सप्लाई को सपोर्ट नहीं करती, बट हाँ कंपैरिजन करने में हमें सपोर्ट कर रही है। देखो अगर टाइम ऑफ सप्लाई पहले हुई है, इनवॉइस भी आपने पहले इशू कर दिया, बट पेमेंट आपको बाद में मिली है। अब ये देखो कि आपको क्या है, 28% यहाँ पे है, 18% यहाँ पे है, तो 2 कंसेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं, सप्लाई और इनवॉइस। अब यहाँ पे ये हेल्प नहीं करता, तो कहीं ना कहीं जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हमारी जो सप्लाई है पहले हो रही है, पेमेंट आपको, इनवॉइस आप बाद में इशू कर रहे हैं, पेमेंट आपको भी पहले हो रही है। अब देखो यहाँ पे ना सप्लाई पहले हुई ये, और पेमेंट भी आपको पहले हुई, ये बिफोर का केस है, दोनों का केस, और बट आपने इनवॉइस आपने आफ्टर में किया है, तो 2 केस एक साथ आ रहे हैं, तो ये हेल्प ही नहीं करता। तो हम किसको मानेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ डेट ऑफ पेमेंट को मानेंगे। इसी तरह से यहाँ पे है, जो भी चीज 2 एक तरफ है उसको कंसीडर करेंगे। अभी यहाँ पे आफ्टर है, यहाँ पे भी आफ्टर है, दोनों एक तरफ है, बिफोर, पेमेंट आपको बाद में मिली है, पहले मिल गई है, तो यहाँ पे इशू ऑफ इनवॉइस, यहाँ पे इसको मानेंगे पेमेंट। समझ में आ गया? उम्मीद करती हूँ जो चार्जेस वाला पॉइंट भी ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो चैप्टर है, अगर आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक है, मैं भी मानती हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ इसका एक चार्ट बना के हम वीडियो अब जरूर अपलोड करेंगे, जल्दी अपलोड करेंगे 1-2 दिन के अंदर, जिसमें आपको कंसाइज फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगी कैसे कैसे कौन से इसके अंदर पॉइंट आ चुके हैं। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो ₹9 रखा हुआ है, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ईमेल भी गिवन है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम के साथ, और वो आपको जरूर हेल्प करेंगे इन चीज़ों के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे पूरे GST बुक को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में।